कभी कभी अपनों से शुरू होती है वो लड़ाई जो आखिर में अपनों को ही अजनबी बना देती है। एक छोटा सा झगड़ा जो घर की चौखट से शुरू हुआ और अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया। एक ऐसी ही कहानी जहाँ छोटी सी बात अहंकार बन जाती है और अहंकार रिश्तों को अदालत तक ले जाता है। नमस्ते, मैं हूँ कशिश। आज की कहानी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित मुकदमे का नतीजा। वृद्ध सामंत वृंदावन की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे शिब्बू और शंभू प्रतिदिन लड़ते रहे। फिर भी 5-6 महीनों तक वो एक साथ ही खाते पकाते रहे, किंतु निर्वाह न करने के कारण बाद में दोनों अलग हो गए। गांव में जमींदार चौधरी साहब ने संयुक्त संपत्ति, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और बाग तालाब आदि का दोनों में विभाजन कर दिया। इस आधार पर बड़ा भाई पुराने घर में ही रहता था और छोटा भाई शंभू तालाब के पास मिट्टी का घर बनाकर अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने लगा। सारी संपत्ति का बंटवारा हो गया, परंतु बांसों का एक झुंड सबने मिलकर इस्तेमाल करने के लिए रखा गया। शिब्बू का तर्क था कि उसे अपने पुराने पड़े हुए मकान को नए सिरे से बनवाना है और उसके लिए उसे बांसों की भारी आवश्यकता पड़ेगी। छप्पर, खूंटी आदि सभी कामों के लिए बांस चाहिए होंगे। अपना यह झाड़ न रहा तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। विरोध करता हुआ शंभू व्यंग ही भाषा में बोलने लगा, क्या इनकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है? क्या मेरी आवश्यकता का कोई महत्व नहीं? क्या मेरा काम केले के पत्तों से चल जाएगा? मेरा अनुरोध है कि मेरी आवश्यकता की उपेक्षा करना उचित नहीं। इस प्रकार दोनों की आवश्यकता की पूर्ति के इस साधन को दोनों के संयुक्त अधिकार में रहने दे दिया गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शंभू द्वारा एक टहनी को काटने की चेष्टा करने पर भी शिब्बू गंडासा लेकर उस पर झपटता और शंभू शिब्बू की पत्नी को बांस से खड़ा पाकर भी देख लेता तो लाठी लेकर आ जाता। षष्ठी देवी की पूजा के दिन धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर बड़ी बहू गंगामणि को थोड़ी से बांस के पत्तों की आवश्यकता थी। इस गांव में यह आवश्यकता कहीं से भी पूरी की जा सकती थी, किंतु अपने ही पत्ते सुलभ होने पर किसी दूसरे के आगे हाथ पसारना उचित नहीं लगता था। इसके अलावा उसने सोचा था कि उसका देवर अब तक खेत में चला गया होगा, तो घर में अकेली रह गई छोटी बहू, वो तो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी। किंतु न जाने शंभू किस कारण उस दिन अभी तक खेत पर न जाकर घर में ही बैठा रहा। बासी भात खाकर हाथ मुंह धोने जा ही रहा था, तभी शंभू के पास आकर छोटी बहू ने बड़ी बहू द्वारा किए जाए उत्पात की जानकारी दे ही दी। तो क्रोध से तमतमाते शंभू ने बांस के झुरमुट के पास पहुंचकर भाभी के हाथ से पत्ते छीन लिए और तोड़ मरोड़ कर इधर उधर फेंक दिए। इसी के साथ उसने अपनी भाभी को ऐसी खरीकोटी सुनाई कि बहू तिलमिला उठी। भाभी के प्रति शंभू का इस प्रकार से व्यवहार निस्संदेह निंदनीय था। क्रोध से उफनती बड़ी बहू ने खलिहान से अपने पति को बुलावा भेज दिया। शिब्बू कुछ असामान्य घट जाने की आशंका से हल चलाना छोड़कर हाथ में हंसिया लेकर घर आ पहुंचा। पत्नी के रुदन पर उत्तेजित शिब्बू ने हवा में हंसिया घुमाते हुए शंभू को चुनौती के स्वर में भद्दी गालियां दी, जिन्हें सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। इतने पर भी संतुष्ट न होने पर भी अपनी शिकायत लेकर चौधरी साहब के यहाँ जा पहुंचा और उत्तेजित स्वर में बोला, यदि आपसे भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं न्यायालय में शंभू के विरुद्ध मुकदमा ठोक दूंगा। ऐसा न करने पर मुझे अपने आप को मर्द कहलाने में लज्जा आएगी। शंभू अपनी भाभी के हाथ से पत्ते छीनने के बाद हल चलाने खेत में चला गया। स्त्री ने इधर घर में अकेली रहने जाने पर रोना रोया, किंतु शंभू ने ध्यान ही नहीं दिया। पति के आने पर शेरनी बनी जेठानी ने आसमान सर पर उठाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। शेठ ने आकर जो सुनाई उसका वर्णन करना भी उचित नहीं लगता। छोटी बहू ने छोटी होने की लोक मर्यादा का निर्वहन करते हुए चुपचाप सब कुछ सुन सह लिया। इससे उसका तन बदन जलने लगा। पति पर भी उसका क्रोध अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिसके कारण उसने खाना पकाने का विचार ही छोड़ दिया। वह उदास भाव से पैर पसार कर लेट गई और सुबकने लगी। बांस के 2 पत्ते के लिए देवर द्वारा किए अपमान को न पचाती बड़ी बहू भी अपने घर में अनशन कर बैठी थी। उसने भी प्रण ठान लिया था
कि इस झगड़े का अंतिम फैसला ना होने तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इसी के साथ उसने स्वामी के घर को छोड़कर मायके चली जाने की भी धमकी दे दी थी। ढेर पहर दिन चढ़ जाने पर शिब्बू के घर लौटने पर बड़ी बहू आशंक हो उठी थी कि चौधरी साहब के व्यवहार से शाश्वत न होने पर कहीं उसका पति सीधे कचहरी न चला गया हो। इतने में बड़े जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसी के साथ शंभू का 16 साल का बड़ा लड़का गयाराम भीतर प्रविष्ट हुआ। आयु में छोटा होने पर भी उसका क्रोध अपने पिता के क्रोध से भी कहीं बढ़ चढ़कर था। उसी के हाथ से वह बड़ी ओछी भाषा का प्रयोग भी करता था। वह गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था और आज के दिन 10:30 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती थी। गयाराम जब 1 साल का था तो उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। शंभू ने दूसरा विवाह कर लिया था, लेकिन बालक के पालन पोषण का भार बड़ी बहू ने अपने ऊपर ले लिया था। दोनों भाइयों के अलग होने तक ताई ने अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। नई बहू के साथ बालक का कोई खास लगाव नहीं बन पाया। इसी कारण दोनों भाइयों के अलग हो जाने पर भी बालक का ताई के घर आना जाना पहले जैसा ही बना रहा। आज अपने घर जाने पर गयाराम ने चूल्हे को ठंडा देखा। वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और फिर ताई के घर चला गया। ताई के चेहरे को देखकर तो बालक के भीतर की ज्वाला और भी अधिक धधकने लगी। वो बिना कुछ पूछताछ किए बोला, ताई भूख लगी है, खाने को भात दो। ताई ने सुनकर अनसुना कर दिया। वो पूर्ववत जड़ बनी चुपचाप बैठी गई। इससे तिलमिलाते हुए गयाराम ने धरती पर पैर पटक कर कहा, बोल तो सही, भात देना है या नहीं? गंगामणि भी गुस्से के स्वर में बोली, मैंने भात कब पकाया है जो तुझे दे दूं? क्या तेरी सौतेली माँ ने तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जो तू इधर मांगने आ गया? गयाराम भी चिल्लाकर बोला, तू उसकी बात छोड़ और तू ये बता कि तू मुझे भात देती है या नहीं? नहीं देती तो तेरी सारी हंडियां और मटकियां अभी तोड़ता फोड़ता हूँ। कहता हुआ वह रसोई घर की ओर चल दिया। रसोई का दरवाजा खोलने से पहले रुक गया। गयाराम कुछ सोचता हुआ शांत स्वर में बोला, तू भात नहीं देती तो न दे, कोई बात नहीं। मैं भी अपनी आंखों से देख आया हूँ कि नदी के किनारे स्थित बड़े पेड़ के नीचे पूजा करती हुई ब्राह्मणों की लड़कियां मुट्ठी भर भर कर चिवड़ा और मुटकी जिस किसी को भी दे रही है, मैं उन्हीं से लेकर अपनी भूख मिटा लूंगा। गयाराम की बात सुनते ही गंगामणि को आज अरण्य षष्ठी होने का ध्यान हो गया और फिर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर वह शांत स्वर में बोली, देखती है कि तू खाली पेट इस घर से कैसे ही लौट जाता है। तुम देखती रहना, मैं तो जा रहा हूँ। कहते हुए गंगाराम ने फटे अंगोछे को कमर पर लपेटा और निकल गया। उसे ऊंचे स्वर में रोकती और डांटती हुई गंगामणि बोली, अभागे, जानता है कि छठ के दिन दूसरों के मांगकर खाने से दुर्गति होती है। अपने हित की थोड़ी सी तो चिंता कर लो। गयाराम ने ताई के कथन को अनसुना कर दिया। रसोई में जाकर उसने सरसों का तेल अपने सर पर लगा दिया और बाहर जाने लगा तो ताई दौड़कर आंगन में आई और बोली, देख, आज मैं क्रोध में हूँ। यदि तू नदी में डुबकी लगाकर सीधा मेरे पास न आया तो मैं तेरे साथ नाता तोड़ दूंगी। आज के दिन किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। गंगाराम निश्चिंत प्रकृति का लड़का था। वह ताई को अंगूठा दिखाकर चलता बना। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क पर भागती चली गई और उसे सुनाती हुई बोली, लल्ला, आज के दिन कोई भात नहीं खाता। तू जल्दी से नहाकर लौटा, मैं तुम्हारे लिए केले, संदेश, बर्फी और दूध दही का भोजन करवाऊंगी। आज के दिन भीख मांगकर खाएगा तो शूद्र कहलाएगा। थोड़ी दूर जाकर रुका और बोला, झूठी कही की, घर में ये सब कुछ था तो फिर खाने को क्यों नहीं दिया और कुछ नहीं है कहकर टाल क्यों दिया? गाल पर हाथ रखकर हैरानी प्रकट करती हुई गंगामणि बोली, अरे दुष्ट, मैंने कब कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? डाकुओं की तरह तो तुम्हारा घर में घुसना, बिना नहाए और बिना बातचीत किए खाने पर लपकना, ये कोई तरीका है? तू पूछता, ताई आज क्या खाने को देती है, तो मैं तुम्हें सब बताती। अब बहस मत कर, जल्दी से नहा कर आ, खाने को बहुत कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं है। गयाराम बोला, रोज रोज तो तुम दोनों लड़ती रहती हो और कुप्पा होकर बैठी रहती हो, रसोई की ओर झांकती तक नहीं। इसलिए दोपहर में मुझे सूखा भात खाकर पेट भरना पड़ता है। आज नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फलहार, न दूध दही, न कुछ और न कुछ चाहिए।
मैं चला। गंगामणि बेटे के व्यवहार पर व्यथित हो उठी। अपनी कसम देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, मेरा कहना मान ले, आज किसी की भीख का सेवन बिल्कुल न करना। देख, जल्दी से नहाकर लौट आएगा तो मैं तुझे 4 पैसे भी दूंगी। गयाराम ने मुंह फेर कर ताई की तरफ देखा तक नहीं। वो चलते चलते बोला, मुझे न तुम्हारे पैसे चाहिए और न तुम्हारा बढ़िया खाना पीना। तुम्हारे पैसे और फल फूल पर मैं कहता हुआ वो चल गया। निराश, खिन्न और व्यथित गंगामणि घर लौट आई। वो गया के इस बुरे व्यवहार के लिए उसकी सौतेली माँ को उत्तरदायी मानकर उसे कोसती हुई उदास होकर बैठ गई। नदी की ओर बढ़ते गयाराम के कानों में ताई की गुहार गूंजने लगी। एक तो वैसे ही वो खाने का शौकीन था, फिर भी आज पटाली गुड़ और संदेश के साथ दूध दही का प्रलोभन भी था। इसके अलावा खिलाने के लिए खुशामद भी की जा रही थी। इस कारण बहुत ही जल्दी ही लड़के का क्रोध शांत हो गया और इस वजह से वो जल्दी से ही नदी में नहा धोकर भूख की व्याकुलता का अनुभव करता हुआ ताई के सामने आ खड़ा हुआ। आंगन में पहुंचते ही वो चिल्लाकर बोला, ताई, जल्दी से फल, दूध, दही आदि सब हाजिर कर। आज यदि तुमने गुड़, संदेश आदि के देने में कुछ भी कंजूसी की तो अपने भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। गाय की सेवा के लिए गौशाला में घूमती गंगामणि ने गंगाराम की चिल्लाहट सुनी तो वह झूठा आश्वासन देने की अपनी गलती पर पछताने लगी। घर में दूध, दही, चिवड़ा और गुड़ तो था, परंतु केले, संदेश और पटाली गुड़ आदि का तो उसने वैसे ही नाम लिया था। उस समय तो गया को भीख का अन्न खाने से रोकना था। वह प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, परंतु अब समस्या स्थिति को संभालने की थी। वो बोली, गया, तू कपड़े बदल, इस बीच में नदी से पानी लेकर आती हूँ मैं। जल्दी आना, कहकर गयाराम ने जल्दी से कपड़े बदले, अपने आप आसन बिछाया, पानी का ग्लास भरा और पेट पूजा के लिए तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि पानी लेकर जल्दी से लौट आई और गया को प्रसन्न देखकर संतुष्ट भाव से बोली, देख, हंसता हुआ मेरा बेटा कैसा प्यारा और सुंदर लगता है। अच्छे बच्चे बात बात पर बिगड़ा नहीं करते। इसके साथ वो भंडार घर में खाने का सामान लाने चली गई। पल भर में खाद्य सामग्री पर दृष्टि डालने के बाद गयाराम उच्च स्वर में बोला, केले और संदेश कहाँ है? गंगामणि हकलाती हुई बोली, बेटा, सच कहती हूँ, अंतर्यामी साक्षी है, ढकना भूल गई थी, इसलिए चूहों ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे तो लगता है अब घर में एक बिल्ली को पाले बिना काम ही नहीं चलने वाला। गंगाराम हंसकर बोला, अरे मेरे सामने चालाकी करती है क्या? चूहे कहीं केले खाते हैं? मान क्यों नहीं लेती कि केले घर में थे ही नहीं? आश्चर्य प्रकट करती हुई गंगामणि बोली, ये तू क्या कहता है? क्या चूहे केले नहीं खाते? मेरे पास नहीं थे ऐसा तो किस आधार पर कह सकता है? अच्छा, इस बहस को छोड़, मैं मान लेता हूँ कि चूहे केले खाते हैं, मुझे केले नहीं चाहिए। अब तू मुझे पटाली गुड़ और संदेश तो दे, इन्हें देने में न देर लगा और न ही कंजूसी कर। गयाराम दही चूड़ा मिलाकर खाने लगा और इधर गंगामणि फिर से भंडार की ओर चल दी। वो खाली मटकियों और हांडियों को हिलाने का अभिनय करने के साथ बिलखाती हुई बोली, मैं तो लुट गई, सारे संदेश भी चूहे खा गए। अब तो गया मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। संयम खोकर चिल्लाता हुआ गया बोला, डायन, मुझे बेवकूफ बनाती है क्या? चूहे पटाली गुड़ भी खाते हैं? जब तेरे पास ये सब कुछ था ही नहीं तो मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या थी? गंगामणि ने कहा, मैं सच कहती हूँ, सब कुछ था। गयाराम क्रोधवेश में उठकर खड़ा हो गया और बोला, ताई, यह नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं तेरे नस नस को पहचानता हूँ। ये ले, मुझे तेरे यहाँ कुछ नहीं खाना है। कहते हुए उसने पाँव की ठोकर से सारा सामान बिखेर दिया और एक लकड़ी की चोट से भंडार में रखी मटकियों और हांडियों को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद वो बोला, क्यों, तुम्हारे झूठ बोलने का इतना दंड काफी है या नहीं? ताई द्वारा रोकने की चेष्टा का परिणाम ये हुआ कि उसका हाथ भी जख्मी हो गया। इस बीच जमींदार के यहाँ शिब्बू को लौटता देखकर गंगामणि रोने लगी तो गयाराम घात लगाकर घर से भाग लिया। शिब्बू ने गुस्से से पूछा, क्या मामला है?
रोती हुई गंगामणि बोली, घर में घुसकर गया मेरे भंडार की मटकियां और हांडियां तोड़ गया है, मुझे भी घायल कर दिया है। शिब्बू ने जमींदार के यहाँ जाने से पहले अपने पढ़े लिखे साले को उसके घर से अपने साथ ले लिया था। इस समय वो भी वहां उपस्थित था। वो बोला, मुझे तो ये सबसे छोटे भाई की शैतानी लगती है। इस लड़के को सिखा पढ़ाकर ये नुकसान कराएगा। क्यों दीदी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस समय उत्तेजित एवं दुखी गंगामणि अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, भैया तुम सच कहते हो, ये इनके भाई और छोटी बहू की शिक्षा का फल है। ये कहकर उसने अपने घर में सांकल लगाई और हाथ में लकड़ी लेकर आंगन में आकर चिल्लाने लगी, क्यों देवर जी, बेचारे लड़के को क्यों सिखाते फिरते हो? लो, मैं खड़ी हूँ, मुझे जितना पीटना हो आकर पीट लो, चाहो तो दोनों बाप बेटे मिलकर ही प्रयास कर लो। फलहार करने के निवृत्त हुए शंभू ने हाथ में जलती लकड़ी लिए आंगन में खड़ी भाभी के रौद्र रूप को देख लिया और वो हैरानी से बोला, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे तो पता चलेगा। अपनी पत्नी को उलझता देखकर जमींदार के यहाँ से निराश लौटे शिब्बू का अभी तक नहाना खाना कुछ भी नहीं हुआ था। घर में हुए इस कांड को देखकर वो एकदम असंयत और असंतुलित हो बैठा। वो मोटी सी कसम खाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने चला गया। शिब्बू के सुशिक्षित और समझदार साले का गयाराम से पहले ही मन मुटाव था। वो बोला, किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना कानूनन अपराध है। इसके लिए 6 महीने की जेल का प्रावधान है। जीजाजी, आप चाहो तो मैं बाप बेटे से चक्की चलवा सकता हूँ। शिब्बू साले के हाथ को पकड़कर थाने चल दिया। इधर गंगामणि ने फिर से देवर को ललकारा। वो बोला, भाभी, भगवान की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किसने क्या किया है। गंगामणि चिढ़ाती हुई बोली, दरोगा जी के आते ही सब मालूम हो जाएगा। छोटी बहू खंबे से पास खड़ी होकर चुपचाप से देख रही थी। इधर शंभू ने गयाराम को धोल लगाते हुए कहा, सुअर के बच्चे, क्या शैतानी कर आया है? फिर वो भाभी से बोला, भाभी, मुझे अपनी कसम, विश्वास करो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ताई जानती थी कि उसका देवर शंभू इस घटना से एकदम अपरिचित है, लेकिन ये समय क्षमा करने व उदारता दिखाने का नहीं था। इसलिए बाप पर बेटे के आने का दोष लगाती हुई गंगामणि ने खूब बढ़ा चढ़ाकर गयाराम की धूर्तता का वर्णन कर दिया। कब से मैं आपसे इस लड़के के उद्दंड होने की शिकायत कर रही हूँ। एक दिन यह मेरे बेटे को भी निगल जाएगा। पक्का पिशाच है यह। मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं आता? अब क्या अपनी भाभी के कथन को भी अनसुना कर दोगे? शंभू ने गिड़गिड़ाकर पूछा, भाभी, कहीं भैया सचमुच तो थाने नहीं चले गए? देवर की दीनता से द्रवित होकर गंगामणि बोली, देवर जी, तुम्हारे भैया पंचू को साथ लेकर थाने ही गए हैं। पति को डर से कांपते देखकर छोटी बहू बोली, कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ, नदी के उस पार बन रही सरकारी पुल पर गया को काम पर लगवा दो। वे चाबुक की चोट से काम लेंगे, लाला को अक्ल आ जाएगी। मेरी न मानकर लड़के को स्कूल भेजने का क्या लाभ होगा? इसे कौन सा वकील या जज बनना है? शंभू दुखी स्वर में बोला, क्या मुझे इस लड़के से कोई मोह नहीं है? मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे मजदूर खुदाई में दबकर मर जाते हैं। इस हालत में मैं अपनी छाती पर कैसे पत्थर रख सकता हूँ? छोटी बहू बोली, तो फिर बाप बेटे जेल में रोटियां तोड़ो। भाभी की खुशामद करता हुआ शंभू बोला, अब की बार क्षमा कर दो और भैया को संभाल लो। मैं कल ही लड़के को पुल पर काम पे लगा देता हूँ। न वो यहाँ रहेगा, न शैतानी कर सकेगा। छोटी बहू जेठानी से बोली, जब झगड़े की वजह यह लड़का है तो जीजी मेरे समझ में नहीं आता कि तुम इसे अपने घर में घुसने ही क्यों देती हो। मेरा कहा तो सबको बुरा लगता है, किंतु पिछली बार भी तो इसने तुम्हारा मर्तबान तोड़ डाला था। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं कहती हूँ कि पुल के काम ही लगा दो, आदमी बन जाएगा। शंभू ने कसम खाकर कहा, कल इस छोकरे को काम पर लगाऊंगा, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। गंगामणि ने हाथ की लकड़ी फेंक दी और वह बिना कुछ बोले चली गई।
तीसरे पहर गंगामणि अपने भूखे प्यासे पति और भाई को भोजन खिलाने की तैयारी में जुटी थी। तभी गयाराम आधम का घर में ताई को अकेला पाकर वो उसके पीछे आकर खड़ा होकर उसे पुकारता हुआ बोला, ताई। थका मांदा गयाराम धम से बैठ गया और बोला, ताई, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तेरे पास जो भी है दे दे, मैं वही खा लूंगा, अब भूख नहीं सह जाती। शांत हुई गंगामणि फिर से गुस्सा हो बैठी। वो उत्तेजित स्वर में बोली, ढीठ, बेशर्म, बेहया, फिर यहाँ चला आया मांगने? चल चल निकल यहाँ से, वरना जूतों से पिटाई करूंगी। क्या सचमुच चले जाने को कह रही है? गाली बकती हुई ताई बोली, हरामजादे, नहीं तो क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? ताई, तेरे सिवा मुझे किसका सहारा है? तूने चूहे का नाम लेकर झूठ बोला, इस पर मुझे क्रोध आ गया था। सीधे सीधे कह देती घर में कुछ भी नहीं है, फिर देखती कि मैं खाता या नहीं। डायन, अब भूखा मत मार, जल्दी से खाने को दे कुछ। शांत होकर गंगामणि बोली, भूख लगी है तो सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाता? सौतेली माँ का नाम सुनते ही उत्तेजित होकर गया बोला, उसका तो मैं कभी भी मुंह नहीं देखूंगा। उस ससुरी से खाना मांगा तो बोली जेल का भात खाना। मैंने तेरे पास आने की बात कही तो फिर से उस ससुरी ने मेरे पिता को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, तभी तो उसने तुम्हारे हाथ से भी पत्ते छीने। इसके बाद रोते और धरती पर पैर पटकते हुए गया ने कहा, तुझे स्वयं से पत्ते लाने जाने की क्या आवश्यकता थी, और इससे तुझे क्या मिला? अपना सम्मान गवाया और तकरार बढ़ाई। एक दिन मैं बांस के झुरमुट में आग लगा दूंगा। मुझे कहा होता तो क्या मैं नहीं लाके देता? जानती हो कि मेरी सौतेली माँ क्या कहती है? वो कहती है तेरे ताई ने तेरे विरुद्ध थाने में रपट लिखा दी है, अब दरोगा तुझे बांधकर ले जाएगा और जेल में डाल देगा। ताई, ताई, क्या तू ऐसा कर सकती है? ताई बोली, तूने भी तो पीटने की हिम्मत दिखाई है। तेरे तायाजी पंचू के साथ थाने में रपट लिखाने तो गए हुए हैं। गया जानता था कि वह पंचू को फूटी आंख नहीं सुहाता। इससे वो बोला, जब तू जानती है कि क्रोध में मुझे होश नहीं रहता तो बीच में क्यों टपक पड़ी थी? अब जेल की काल कोठड़ी में जाकर सड़ना। ताई को ठेंगा दिखाकर गया बोला, मुझे जेल में भेजकर क्या तू चैन की नींद सो पाएगी? रोती धोती अंधी हो जाएगी। तू मेरा कौन है जो मैं तेरे लिए रोऊंगी? मेरी बला से तू कहीं पड़ा सड़ता रहे। चिल्लाकर गया बोला, पहले कुछ खाने को तो दे, सुबह का भूखा हूँ, ये बातें तो बाद में ही करती रहना। गंगामणि के मुंह खुलने से पहले ही शिब्बू घर लौट आया और अपने घर पर गयाराम को देखकर आग बबूला हो उठा। गया को गालियां बकता हुआ शिब्बू ने पंचू से छोकरे को पकड़ने और उसकी पिटाई करने को कह दिया। बिजली की तेजी से गया भाग गया और पंचू को सुनाकर बोला, एक दिन मैंने तेरी टांगे न तोड़ी तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। पलक झपकने की देरी में ही यह सब कुछ हो गया। गंगामणि देखती ही रह गई। वह बेचारी किसी को कुछ भी नहीं कह सकी। शिब्बू ने गुस्से के स्वर में अपनी पत्नी से कहा, ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। मैं तुझे अपने सिर की कसम देता हूँ, आज के बाद ये छोकरा कभी इस घर में घुसना नहीं चाहिए। पंचू बोला, दीदी, अगर तू इसे अपने घर में आने देगी तो ये दुष्ट अपने प्रण को सच करने के लिए मेरी टांगे भी तोड़ सकता है। तेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु मैं अपंग हो जाऊंगा। शिब्बू ने कहा, पंचू, तू चिंता न कर, मैं कल सवेरे ही उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। गंगामणि जड़ बनी चुपचाप बैठी रही। वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। पंचू डरपोक था, इसलिए वो रात में घर न आकर जीजी के यहाँ ही सो गया। दूसरे दिन दक्षिणा मिलने पर दरोगा जी सिपाही और चौकीदार के साथ मामले की तहकीकात करने के लिए घटना स्थल पर आ पहुंचे। अभियोग काफी बड़े थे। दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसना, सामान की चोरी तथा जलती लकड़ी से महिला को मारना पीटना और उधम मचाना आदि है। दरोगा साहब के आने से पूरे गांव में तहलका और हलचल मचना तो स्वाभाविक ही था। मुख्य अभियुक्त गयाराम को फुसला कर पकड़ लिया गया। दरोगा जी और उसके अमले को देखते हुए गयाराम फूट फूट कर रोने लगा और बोला, घर के सब लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं और मुझ निरपराध को जेल भेजने पर तुले हैं। वृद्ध दरोगा अभियुक्त की आयु और उसके करुण क्रंदन से परेशान हो उठे। उन्होंने मधुर कंठ से पूछा,
गया राम, क्या तुझे घर में कोई प्यार नहीं करता? गया बोला, केवल ताई जी को छोड़कर और कोई व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता। दरोगा ने पूछा, प्यार करने वाली ताई को फिर क्यों पीटा? गया बोला, नहीं साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? दरवाजे की ओट में खड़ी ताई को और उन्मुख होकर वह बोला, ताई, साहब को बता देना, क्या मैंने तुझ पर हाथ उठाया है? समीप बैठे पंचू ने कहा, जी, हुजूर को सच 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 बता दे। कल दोपहर में तुम्हारे घर में घुसकर इस झूठे शैतान ने लकड़ी से तुझ पर प्रहार किया था या नहीं? धर्ममूर्ति दरोगा जी, ये सामने झूठ बोलने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। गंगामणि की फुसफुसाहट को स्पष्ट वाणी देते हुए पंचू ने कहा, हुजूर, मेरी जीजी मारे जाने की हामी भर रही है। गया क्रोधावेश में आकर बोला, पंचू, तुझे झूठ बोलने का दंड देना ही पड़ेगा। तू अकारण मेरे पीछे पड़ा है। मैंने तेरी टांगे न तोड़ दी तो। बात पूरी करने से पहले ही उसकी रुलाई आ गई। पंचू दरोगा की ओर उन्मुख होकर चिल्लाते हुए बोला, हुजूर, अब तो आपने अपने कानों से ही सुन लिया है। जब हुजूर के सामने इस तरह से बक रहा है तो हुजूर के पीछे तो यह कुछ भी कर सकता है। हुजूर, इस सांड को खुला मत छोड़िए। पंचू की बात सुनकर दरोगा मुस्कुरा दिए। रोता बिलखता हुआ गया बोला, मेरी अम्मा नहीं है ना, फिर मेरा पक्ष। बात अधूरी छोड़कर वह माँ की आदि में टप टप आंसू बहाने लगा। आज तक उसने न कभी माँ को याद किया था और न कभी उसे याद करने की आवश्यकता पड़ी थी, किंतु आज वह बुरी तरह उसकी याद में बिलख रहा था। अभियुक्त शंभू के विरुद्ध कुछ प्रमाणित नहीं हो सका। दरोगा ने रिपोर्ट लिखी और सिपाही को अदालत में पेश करने की बात कहकर चल दिए गए। पंचू ने अदालत के मामले चलाने और मुकदमे की पैरवी करने का जिम्मा ले लिया। गांव में उसने ये प्रचार प्रारंभ कर दिया कि उसकी बहन को पीटने के जुर्म में दरोगा जी गया को जेल भेजने की अदालत में सिफारिश कर गए हैं। गांव में शिब्बू के इस प्रचार पर थू थू हो रही थी। शिब्बू एक एक से तकरार करता फिरता है, किंतु उसकी पत्नी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। गया की दूर की मौसी ने गंगामणि के पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी, किंतु गंगामणि ने मुंह तक नहीं खोला था। शिब्बू ने पड़ोसन से यह सब सुना तो पत्नी से बोला, क्या तू गूंगी हो गई है? तो चुपचाप अपना अपमान करती रहती है। गंगामणि बोली, बहस करने से क्या लाभ है? शिब्बू ने कहा, अगर मैं घर पर होता तो उस शैतान स्त्री को झाड़ू मारकर घर से भगा देता। तो फिर अब तुम अपना काम धंधा छोड़कर घर में ही बैठे रहा करो। कहती हुई वो अपना काम निपटाने लगी। शिब्बू को घर न पाकर शंभू झुरमुट के इतने बांस काट कर ले गया। काटने की आवाज सुनकर बाहर आ गई गंगामणि ने यह सब अपनी आंखों से देखा, किंतु रोकना टोकना तो दूर रहा, बिना पास फटके उल्टे पैर लौट गई। 2 दिन बाद शिब्बू को पता चला तो वह पत्नी से बोला, क्या तुमने अपने कानों में रुई ठूसी है? जो पास में हो रही कटाई की आवाज भी नहीं सुनाई दी तुम्हें? गंगामणि बोली, मैंने तो बस सुना ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से देवर को बांस काटते देखा भी है। क्रुद्ध हुए शंभू ने कहा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती? क्या देवर जी उसके बराबर भागीदार नहीं है? यह अकेले हम लोगों का तो है नहीं। हैरान परेशान हुआ शिब्बू बोला, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है लगता है। शाम को कचहरी से थका मंदा घर लौटा पंचू धम से धरती पर बैठ गया। गाय बैलों के लिए कुट्टी तैयार करते हुए शिब्बू की दृष्टि पंचू के खिले चेहरे पर नहीं पड़ी। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या कोई नई और अद्भुत घटना घटी है? मुस्कुराता हुआ पंचू बोला, जो मुझे करना चाहिए था वह करके आया हूँ। उस साले गया की गिरफ्तारी का वारंट निकलवा दिया है। अब साला दिख जाए तो गिरफ्तार होकर जेल की हवा खाए। शिब्बू कड़ककर बोला, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, एक बार तो इस साले छोकरे को जेल की कोठरी में बंद करना ही है। इसके बिना मुझे शांति मिलनी ही नहीं है। शिब्बू और पंचू को घुटकर बातें करते हुए हुक्का गुड़गुड़ाते रात के 11 बज गए, किंतु खाने पीने की पुकार नहीं हुई। शिब्बू उठकर रसोई में गया तो अंधेरा और खामोशी देखकर लौट आया। सोने के कमरे में जाकर शिब्बू ने देखा कि उसकी पत्नी चटाई पर लेटी हुई पड़ी है। उसने पूछा, क्या तूने खाना खाया नहीं? तूने हमें आवाज क्यों नहीं लगाई? गंगामणि बोली, मैंने कहाँ खाया है?
क्या तूने अभी तक कुछ पकाया ही नहीं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भूख से बिलबिलाते और क्रोध से तिलमिलाते हुए शब्बू ने अपनी पत्नी को लात मारते हुए कहा, निकम्मी कहीं की, रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना करते सोती रहती है। खाना नहीं पकाना तो फिर यहाँ रहती किस लिए है? मेरे घर से निकल जा। कहते हुए शिब्बू ने अपनी पत्नी की चोटी खींचकर उसे घर से बाहर धकेल दिया। घर की चौखट के पास धरती पर रात भर गंगामणि चुपचाप सी पड़ी रही। उस रात न खाना बना और न ही किसी ने कुछ खाया। सवेरे गंगामणि नहीं दिखाई दी। पंचू का अनुमान था वो उसके घर चली गई होगी, लेकिन शिब्बू इस पर विश्वास न कर सका। पत्नी के इस व्यवहार से चिंतित और व्यथित शिब्बू मुकदमे की पैरवी में दिलचस्पी न ले सका। इसके साथ ही वह पत्नी से भी विरक्त हो उठा, जिससे उसने पत्नी को भी ढूंढने का कोई भी प्रयास नहीं किया। शाम में गंगामणि के मायके न होने का समाचार पाकर पंचू बोला, तो फिर बुआ के घर गई होगी। धनी परिवार में विवाहित पंचू की बुआ गांव से 5-6 कोस की दूरी पर रहती थी। विशेष पर्वों, उत्सव और समारोह पर वो गंगामणि को आमंत्रित करती रहती थी। अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाले शिब्बू ने क्रोधावेश में कह तो दिया था, जहाँ उसके सिंह समाये चली जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वह किसी चिंता से घुलने लगा। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और वह विक्षिप्त सा बन गया था। 7वें दिन अपने अहंकार को दबाकर शिब्बू ने पत्नी को ले आने के लिए उसके बुआ के घर गाड़ी भेज दी। दूसरे दिन गाड़ीवान ने आकर बताया कि बड़ी बहू वहां है ही नहीं। शिब्बू सारा दिन बिना नहाए और खाए पिए पागलों की तरह घर में लेटा रहा। शाम को पंचू ने आकर कहा, जीजा जी, उसका पता चल गया। उत्सुकता से एकदम चौंकने हुए शिब्बू ने कहा, कहाँ है वह? स्वस्थ तो है ना? चलो उसे लेने के लिए अभी गाड़ी लेकर चलते हैं। पंचू बोला, सामंत साहब, मैं जीजी की नहीं, गया के पता चलने की बात कर रहा हूँ। शिब्बू बिना कुछ बोले फिर से चित लेट गया। पंचू अपने जीजा को समझाने लगा, गया को गिरफ्तार कराने के अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जीजी को भनक पड़ने से पहले ही उस पापी को जेल में भिजवा देना चाहिए। उदास स्वर में शिब्बू ने बोला, पंचू, पहले तेरी जीजी घर लौट तो आए, फिर गया के बारे में सोचेंगे। पंचू बोला, नहीं, जीजी रुकावट डाल सकती है। उसके लौट आने पर यह काम कभी हो ही नहीं सकता। शुभ कार्यों को निपटाने में देर नहीं करनी चाहिए। शिब्बू राजी हो गया, लेकिन किसी उजड़े घर वाले का किसी दूसरे का घर उजाड़ने में उत्साह कैसे हो सकता है। अगले दिन पंचू सरकारी अमले को लेकर गया को गिरफ्तार करने चल पड़ा। मार्ग में उसने बताया कि बड़ी कठिनाई से कहीं से पक्की सूचना मिली है कि शंभू ने लड़के का नाम बदलकर उसे पांचला के सरकारी पूल के काम में लगवा दिया है। उसे वहीं से गिरफ्तार करना होगा। शिब्बू ने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। वो एकदम से चुप्पी साधे रहा। दोपहर को वो उस गांव में दाखिल हुआ। गांव में मैदान के पुल बनाने के काम आने वाला सामान, लोहा, लकड़ी आदि बिखरा पड़ा हुआ था। चारों ओर मजदूरों के निवास के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां थी। काफी पूछताछ के बाद किसी एक आदमी ने बताया कि क्या आप लोग साहब के बंगले में लिखा पढ़ी का काम करने वाले नए छोकरे के बारे में पूछ रहे हो? पंचू के हाँ कहने पर उस आदमी ने एक कोठरी की ओर संकेत दिया, तो वे लोग चुपचाप से दबे पांव वहां पहुंच गए। गयाराम की आवाज सुनकर पंचू की तो बाछे खिल गई, परंतु भीतर के दृश्य पर दृष्टि डालते ही उसका चेहरा क्रोध और लज्जा से काला पड़ गया। उसने देखा कि उसकी जीजी द्वारा पकाए और परोसे गए भात को गयाराम आनंद से खा रहा है और गंगामणि उसे प्रेम से पंखा कर रही है। अपने पति को देखकर गंगामणि ने पल्लू खींचकर सिर को ढका और संयत स्वर में बोली, आप दोनों शांत होकर नदी में स्नान करके लौटो, तब तक मैं फिर से भात पकाकर तैयार करती हूँ। तो ये थी कहानी दोस्तों। मुकदमे का फैसला आखिर आ ही गया, लेकिन उस फैसले ने किसी को खुशी नहीं दी। शिब्बू और शंभू की लड़ाई में जीत चाहे जिसकी भी हुई हो, हार रिश्तों की हुई थी। गंगामणि की आंखों में वही सवाल था,
क्या थोड़ा सा झुक जाना इतना मुश्किल था? एक छोटा सा अहंकार घर की शांति, अपमान और रिश्ते की मिठास सब छीन लेता है। कभी कभी इंसान तो मुकदमा जीत जाता है, लेकिन अपने हार जाता है, और शायद यही था मुकदमे का नतीजा।